हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकियल अस्थमा। तो जो ब्रोंकियल अस्थमा है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट जान लेते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारे नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है। देन उसमें क्या इंक्लूडेड होता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ट्रैकिया से कनेक्ट होता है हमारी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से कनेक्ट होती हैं ब्रोंकियल्स, देन ब्रोंक्यूल्स से कनेक्ट होती है हमारी एल्वुलाई। तो ये है थोड़ी सी एनाटॉमी। अब हम समझते हैं कि जो हमारे ब्रोंकियल अस्थमा होता है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या होती है। तो देखिए, अस्थमा इज अ क्रोनिक लंग डिसीज। ये क्या है? क्रोनिक लंग्स डिसीज है, लंग्स में होने वाली एक क्रोनिक डिसीज है। क्रोनिक मतलब कि लॉन्ग टाइम चलने वाली एक सीवियर डिसीज होती है। दैट इन्फ्लामेशन एंड नैरो द एयरवे। तो इसमें हो क्या जाता है, जो हमारी एयरवे है, जो हम ब्रोंकियल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वुलाई हैं, इनमें हो क्या जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, देन नैरो हो जाती है। मतलब कि इसमें स्वेलिंग, रेडनेस आ जाती है और ये सक्रिय हो जाती है। वो हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स है वो आप नॉर्मल देख पा रहे होंगे कि होलो है, इसमें आसानी से एयर पास हो जाएगी। देन गैस का एक्सचेंज आसानी से हो सकेगा, इसमें से एयर आसानी से हमारे लंग्स तक पहुंच जाएगी, लंग्स से एल्वुलाई तक पहुंच जाएगी। लेकिन इसी में अस्थमा वाले पेशेंट में हो क्या जाता है कि इसमें क्या हो जाता है, थिकनेस हो जाती है, ये नैरो हो जाती है। नैरो होने के साथ साथ इन्फ्लामेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, जिस कारण से इसमें जो होल होता है ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ से जो गैस का एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये होता है। ठीक है, तो अब हम देखें कैरेक्टराइज्ड बाय वीजिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अब व्यक्ति को अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब कि थिकनेस हो गई, तो यहाँ पर सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ब्रीथिंग करने में, एंड वीजिंग साउंड मतलब कि एक घरघराहट जैसी आवाज़ आएगी। ठीक है, आपने समझ लिया कि अस्थमा क्या होता है। अब हम इंसिडेंस समझें तो देखिए, इट अकाउंट फॉर 5000 डेथ पर ईयर। अस्थमा व्यक्ति को, जिन व्यक्तियों को अस्थमा होता है, बोला जाए तो एक साल में तकरीबन 5000 व्यक्तियों की अस्थमा से मौत होती है, अस्थमा अटैक से मौत होती है। ठीक है, अस्थमा अफेक्ट एन एस्टिमेटेड 25 लाख इंडियन एवरी ईयर। बोला जाए कि हर साल तकरीबन 25 लाख व्यक्ति अस्थमा से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है ये। टाइप ऑफ अस्थमा की हम बात करें कि अस्थमा के क्या टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा समझे कि जो एलर्जी के कारण अस्थमिक अटैक आते हैं, जैसे कि क्या हो गया, डेंडर हो गया, मतलब कि सच है पेट डेंडर, मतलब कि जो पालतू जानवर होते हैं उनके बाल वगैरह होते हैं, कभी कभी वो क्या हो जाते हैं, ब्रीथिंग लेने के जरिए हमारे नोज में एंटर कर जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो अस्थमा अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं। हाउस डस्ट हो गई, जो भी घर की जो धूल वगैरह होती है खराब, वो उसके कारण फंगस वगैरह होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव जैसे कोई कीटीट हो गया, गंध हो गई, जैसे फफूंद हो गया, इनकी वजह से नॉर्मली होता है। तो ये एलर्जिक्स होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद है नॉन एलर्जिक अस्थमा, मतलब कि इसमें एलर्जिक नहीं होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन हो गया, एयर बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो गया, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, वेदर चेंज, कभी कभी मौसम चेंज, एकदम कोल्ड होने की वजह से व्यक्ति को अगर अस्थमा है, तो उसके कारण अगर ये और कंडीशन हो जाए तो उसमें अस्थमा अटैक आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद है मिक्स्ड अस्थमा। मिक्स्ड अस्थमा में क्या होता है, नॉन एलर्जिक और एलर्जिक, इसमें दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं जो अभी हमने देखे। एंड कफ वेरिएंट अस्थमा। कफ वेरिएंट अस्थमा में होता क्या है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ड्राई कफ आने लगता है, बहुत ज़्यादा ड्राई कफ आता है उसमें। ठीक है, एक्सरसाइज इंक्लूडिंग अस्थमा। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा में मतलब कि अगर व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी काम कर रहा है, तो उसको क्या होगी कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। अब व्यक्ति को पहले से ही अस्थमा है, उसकी जो ब्रोंक्यूल्स है पहले से ही उसमें क्या है, इन्फ्लामेशन है, तो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी जो उसे चाहिए है, तो उसमें क्या हो सकता है, इसे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, एंड नोक्चुअल अस्थमा। नोक्चुअल अस्थमा वो है कि जो रात को सोते समय प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएगा अगर व्यक्ति अस्थमा से अफेक्टेड है। ठीक है, एंड ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा में बोला जाए कि अगर व्यक्ति कोई व्यवसाय में है, जैसे कि व्यक्ति कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो उस वजह से भी, पॉल्यूशन की वजह से भी उसे अस्थमा अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसे प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही, और एयर पॉल्यूशन से जो एलर्जेंस है उसे और अस्थमा अटैक आने के चांसेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की, कि जो अस्थमा अटैक है वो क्यों आते हैं, किस कारण से आते हैं।
तो सबसे पहले एयरबोर्न एलर्जन, जो भी हमने एलर्जेंस देखे, नॉन एलर्जेंस एलर्जेंस जैसे कि सच एज पॉल्यूशन हो गया, एनिमल मतलब कि बाल, जो जानवरों के बाल वगैरह हो गए, डस्ट हो गई, धूल हो गई, इनकी वजह से भी अस्थमा अटैक आने के चांसेस होते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड, जैसे कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है व्यक्ति को, ठीक है, तो उससे अस्थमा होने के चांसेस हो जाते हैं, ये माना गया है, ठीक है, सच एज कॉमन कोल्ड, ठीक है। एंड फिजिकल एक्टिविटी, अगर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है तो उसे ऑक्सीजन की और ज़्यादा डिमांडेड हो जाती है, और लेकिन व्यक्ति अस्थमा से पीड़ित है तो क्या होगा कि उसे और ज़्यादा मतलब कि अस्थमा अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एयर पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूशन मतलब कि अगर एयर पॉल्यूशन है, एयर प्रॉपर तरीके से शुद्ध नहीं है, एनवायरनमेंट प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं है, अच्छे से नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ये हो जाता है, ठीक है। सर्टेन मेडिकेशन, अगर व्यक्ति एस्पिरिन ले रहा है, आइबुप्रोफेन ले रहा है, नॉन स्टेरॉइड ड्रग ले रहा है, बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, तो उस कंडीशन में मेडिकेशन की वजह से भी क्या होता है, कभी कभी अस्थमा अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। एंड गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्सिव डिसीज, ये होती है GERD डिसीज। इसमें क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या होता है कि रिफ्लेक्स होने लगता है हमारे ईसोफेगस में, हो सकता है ईसोफेगस से कहीं ना कहीं वो किसमें ब्रोंक्यूल्स में चला जाए, तो उस कंडीशन में भी अस्थमा अटैक आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड स्ट्रेस, ज़्यादा ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड स्ट्रेस लेने से भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ये कंडीशन हो सकती है, अगर व्यक्ति ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा सीरियस रह रहा है। एंड वेदर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में कोई एकदम से बदलाव आ जाता है, कोल्ड हो जाता है एकदम से, तो अगर व्यक्ति का अस्थमा है तो और ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उसे अस्थमा अटैक आने के भी चांसेस हो जाए, ठीक है। एंड एलर्जिक रिएक्शन ऑफ सम फूड्स, कभी कभी होता है कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति को उससे एलर्जी होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। हाई फीवर एंड अदर एलर्जेंस, कुछ एलर्जेंस ऐसे भी होते हैं जिससे कि व्यक्ति को क्या फीवर आ जाए, और फीवर की वजह से भी हो सकता है। फूड एलर्जी, जो अभी देखना हमने फूड से एलर्जी। देन फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री की इसलिए बात की गई है कि ये जेनेटिक भी हो सकती है, मान लीजिए हो सकता है आपके परिवार में किसी को अस्थमा हो, तो हो सकता है कि वो आपको भी चांसेस होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ये फैमिली हिस्ट्री में भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी समझे, तो पैथोफिजियोलॉजी हम 3 डायग्राम की मदद से बिल्कुल क्लियरली समझ पाएंगे कि ये कैसे कॉज करता है। तो देखिए, नॉर्मल एयरवे होती है जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती है, इसी से कनेक्ट होती है हमारी एल्वोलाई। होता क्या है कि यहाँ पर हमारी क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज का वर्क ये होता है कि जो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो इसमें क्या होता है कि ब्लड कैपिलरी से जो एल्वोलाई होती है यहाँ पर पास में, तो यहाँ पर गैस का एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में जाएंगी, एल्वोलाई देन क्या करेंगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमारे लंग्स में भेजेगी, लंग्स से जो ऑक्सीजन आएगी वो एल्वोलाई के जरिए हमारी किसमें, ब्लड कैपिलरीज में मिल जाएगी। तो इस तरह यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा, और यहाँ से गैस आसानी से इसमें से होलो में से निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर होलो है और इसमें से गैस आसानी से एक्सचेंज हो जाएगी। लेकिन अस्थमा वाले व्यक्ति होते हैं, जो अस्थमा वाले व्यक्ति हमने किन में देखा, जिनमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है उनके ब्रोंक्यूल्स में, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें इन्फ्लामेशन है, और जो इसका होलो है वो थोड़ा कम है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि इन्फ्लामेशन होने की वजह से इसमें से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए व्यक्ति को क्या होती है, अस्थमा वाले व्यक्ति को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, वीजिंग साउंड आती है, तो प्रॉपरली ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जो आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में। लेकिन अब इसमें थर्ड है क्या, अस्थमेटिक एयरवे ड्यूरिंग अटैक। तो होता क्या है, ये अटैक कैसे होता है, तो देखिए जो भी एलर्जेंस है, जैसे कि मान लीजिए एयर पॉल्यूशन है, डस्ट है वगैरह है, अगर वो आ जाती है, तो होता क्या है कि अगर व्यक्ति को पहले से ही तो अस्थमा है, और अगर ऊपर से और अगर डस्ट आ जाए, पॉल्यूशन आ जाए, तो होता क्या है कि जो हमारी म्यूकोसल लेयर है इसमें, वो क्या करती है, हाइपर म्यूकस का सीक्रेशन करने लगती है। म्यूकस का सीक्रेशन वो इसलिए करती है ताकि इस डस्ट को क्या कर सके, अटैक कर सके, किल कर सके, मतलब कि डस्ट को प्रॉपर एब्जॉर्ब कर सके। तो ये हाई म्यूकस का सीक्रेशन करेगी, जब बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलेगा तो म्यूकस क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा जमा होने लगेगा। अब म्यूकस जमा होगा तो ये क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, नैरो हो जाएगी। अगर ये बहुत ज़्यादा अगर नैरो हो जाएगी तो क्या होगा कि कभी कभी व्यक्ति को इसमें अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब कि व्यक्ति की मौत तक हो सकती है इस कारण से, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाती है अस्थमैटिक अटैक में, व्यक्ति को इसमें मौत भी हो सकती है, ठीक। देन इसके बाद हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की। अगर व्यक्ति को अस्थमा है, अब व्यक्ति को अस्थमा है
तो उससे कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले सॉरी व्हीजिंग साउंड, मतलब कि एकदम जैसे व्यक्ति को आपने देखा होगा कि अगर व्यक्ति को किसी को अस्थमा है तो आप अगर उसके साथ बैठेंगे तो एकदम व्हीजिंग सी साउंड आएगी, मतलब घरघराहट की आवाज़ सी आएगी, कभी आपने महसूस किया हो तो। ठीक है। ब्रीथलेसनेस मतलब कि सांस फूलना, व्यक्ति की एकदम से सांस फूलेगी, प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा। चेस्ट पेन, हमेशा चेस्ट पेन एक कॉमनली है कि उसे चेस्ट पेन होगा ही होगा। ठीक है। डिस्पीनिया का मतलब होता है सांस लेने में तकलीफ, व्यक्ति को अगर सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है? इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब कि क्या होगा कि अनुचित व्यवहार, जो व्यक्ति को व्यवहार में जो कमी होगी वो ठीक तरह से व्यवहार नहीं करेगा, सीधी बात। ठीक है। ट्रेकिकार्डिया का मतलब है हार्ट बीट बढ़ जाना, व्यक्ति का जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। ठीक। हाइपोक्सीमिया हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है कि बॉडी की सेल्स तक जहां ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए वहां तक सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ठीक है। क्योंकि अब व्यक्ति को अस्थमा है तो अस्थमा से प्रॉपर ऑक्सीजन तो बेसिकली नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अस्थमा में हम देख चुके हैं क्या कंडीशन होती है। ठीक है। देन उसके बाद है टैकीपेनिया। टैकीपेनिया से मतलब होता है सामान्य रूप से ज्यादा सांस लेना, मतलब व्यक्ति को जितनी सांस लेनी चाहिए उससे ज्यादा उसकी सांसें मतलब ब्रीथ चल रही होती है। ठीक है। एंड व्यक्ति को कफ आएगा, बहुत ही ज्यादा कफ तो आएगा ही, क्योंकि इसमें ये कंडीशन अस्थमा वाली होती है, कफ वाली। हेडेक होगा बहुत ज्यादा। एंड डिफिकल्टी टॉकिंग और वॉकिंग, मतलब व्यक्ति को बोलने में भी दिक्कत होगी और चलने में भी दिक्कत होगी। बोलने में इसलिए होगी क्योंकि अस्थमा है, अस्थमा रेस्पिरेटरी सिस्टम से अफेक्टेड है, तो बोलने में बेसिकली होगी। एंड व्यक्ति को वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की, कि हम कैसे डायग्नोस्ट कर सकते हैं कि अगर व्यक्ति को अस्थमा है, अस्थमा अटैक होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले क्या है? हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले तो क्या करेंगे? हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है वो करेंगे। ठीक है। चेस्ट एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे किया जाएगा। एवीजी आर्टेरियल ब्लड गैस वो होता है वो करेंगे। एलर्जी स्किन टेस्टिंग होती है वो करेंगे। एंड ब्लड स्टडीज करेंगे, ब्लड का पूरा सीबीसी करेंगे। एंड ऑफ देन अस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड, मतलब कि अस्कल्टेशन जो क्रिया होती है वो करेंगे। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम मैनेजमेंट में थोड़ा हम ये समझ लें कि अस्थमा एक डिसीज ऐसी नहीं है कि जिसे हम ठीक नहीं कर सकते। अस्थमा एक ऐसी डिसीज होती है कि हम मेडिसिन देकर व्यक्ति का इलाज कर कर उसे प्रॉपरली एयरवे को ठीक भी कर सकते हैं, ये ठीक हो सकती है अस्थमा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये हुई तो हुई, ठीक नहीं कर सकते, बल्कि हम इसे ठीक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो फर्स्टली हमारा गोल क्या होगा कि प्रमोट ब्रोंकोडायलेटर। तो जो ब्रोंकोडायलेटर जो मेडिकेशन आती है हमें उन्हें प्रमोट करना है, सलाह देना है कि जो ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन आती है बोले, ताकि डायल्यूट कर सके ब्रोंक्यूल्स को, आसानी से एयर पास हो सके। एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जो म्यूकोसल एडिमा, अगर जो म्यूकोसल लेयर में क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया है, तो हमें क्या करना है कि वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी है अगर उसमें स्वेलिंग आ गई है तो। ठीक है। रिमूव सिक्रेशन, ज़्यादा मात्रा में अगर सिक्रेशन हो रहा है किसका, म्यूकस का, तो हमें रिमूव करना है, मतलब गोल है ये हमारा। ठीक है। प्रिवेंट ऑन्गिनिंग एंड ब्रीथ सम सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं हमें उनका इलाज करना है, प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट अस्थमा अटैक, जो अस्थमा अटैक आने के चांसेस किससे हैं? एलर्जन से, जो भी एलर्जी है व्यक्ति को, तो जिस व्यक्ति को अस्थमा है तो हमें एलर्जन से दूर रखना है, धूल से, डस्ट से, पॉल्यूशन से, क्योंकि उसे अस्थमा अटैक आने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपर सिक्रेशन होने लगता है म्यूकस का, और ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में मेंटेन नॉर्मल और नियर नॉर्मल लंग फंक्शन, हमें ध्यान रखना है कि व्यक्ति के जो फंक्शन है, लंग्स फंक्शन है, वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें नॉर्मल रखना है, ध्यान देना है। ठीक है। हैव अ फ्यू साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन एज पॉसिबल, हो सकता है व्यक्ति को किसी न किसी मेडिसिन से कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। तो इसके बाद हम बात करते हैं किसके, मेडिकल मैनेजमेंट की, कि इसका मेडिकल मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है क्या, एड्रीनर्जिक एजेंट एगोनिस्ट होती हैं वो देंगे, जैसे कि मेट्राप्रोटेरोनॉल, साल्मेटारॉल एंड एपिनेफ्रॉन, ये होती हैं कुछ मेडिसिन, ये हम देंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स में हम देखें हाइड्रोकॉर्टिजोन, हार्टिकॉर्टिजोन एंड प्रीडिनिजोन एंड कोलर्जिक्स ड्रग्स में हम शॉर्ट एक्शन ब्रोंकोडायलेटर देंगे, जैसे इप्राट्रोप्लम, एल्ब्यूटेरॉल। ठीक है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि डेक्सामेथासोन एंड यहाँ पर क्या है बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे एंड एट्रोपिन सल्फेट देंगे। एट्रोपिन सल्फेट क्यों देते हैं, एट्रोपिन सल्फेट क्यों दी जाती है, ताकि रिलैक्स द ब्रोंकियल स्मूथ मसल, जो ब्रोंकियल की मसल्स हैं वो स्मूथ हो सके। जैसे स्मूथ हो जाएगी तो इससे क्या है एयर पासेस आसानी से हो जाएगी, इसलिए हम ये मेडिकेशन भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो कुछ ये मेडिकेशन हम कर सकते हैं अस्थमा वाले व्यक्ति को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।